हाय एवरीवन, सभी छात्रों को एचडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस में 2017 जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मेरा यह दावा है कि आप यूपीएससी मेंस क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। देश की लगभग आधी से अधिक बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। यद्यपि कोयला खनन से प्रदूषण, वनों की कटाई तथा जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फिर भी वर्तमान विकास की आवश्यकताओं के कारण इसका महत्व बना हुआ है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कोयला खनन की अपरिहार्यता देखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा तथा निरंतर विद्युत आपूर्ति का प्रमुख आधार है। इस्पात, सीमेंट और उर्वरक जैसी उद्योगों के लिए आवश्यक ईंधन के रूप में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। अब हम पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे। क्या है पर्यावरण प्रभाव पड़ता है? वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है। वनों की कटाई एवं जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन बढ़ने की संभावना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हमको सीमित शब्दों में उत्तर को लिखना है। दीर्घकाल में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण आवश्यक है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में कोयला विकास के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसलिए सतत खनन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, पुनर्वनीकरण तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के माध्यम से विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना ही उचित मार्ग है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि मैं डेली 5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में कराता हूं। दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया ताकि दलहनों के पोषण, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि तथा पर्यावरण संरक्षण में उनके महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलेंगे। दलहन कृषि के प्रमुख लाभ देखेंगे। पहला पॉइंट है पोषण सुरक्षा। प्रोटीन, आयरन, फाइबर एवं विटामिन का प्रमुख स्रोत है। मृदा उर्वरता। राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। अगला पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम। उत्पादन लागत एवं प्रदूषण दोनों घटते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे जल संरक्षण। अन्य फसलों की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है जलवायु अनुकूल कृषि। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में सहायक है। अगला पॉइंट है फसल चक्र को बढ़ावा। भूमि की उत्पादकता एवं जैव विविधता में वृद्धि। अगला पॉइंट है किसानों की आय। कम लागत और बेहतर बाजार मांग से आय में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा। कुपोषण और प्रोटीन की कमी दूर करने में महत्वपूर्ण है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। दलहन केवल पोषक आहार ही नहीं बल्कि सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और किसानों की आय का आधार भी है। इसलिए इनके उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमांक मंडल क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। हिमांक मंडल पृथ्वी के उन भागों को कहा जाता है जहां जल बर्फ के रूप में मौजूद रहता है, जैसे हिमनद, ध्रुवीय हिमचादर, समुद्री बर्फ, हिमावरण तथा अस्थायी रूप से जमी हुई भूमि, परमाफ्रॉस्ट
यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। हिमांक मंडल का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव देखें, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट है उच्च परावर्तन। बर्फ सूर्य की विकिरण को परावर्तित कर पृथ्वी को ठंडा बनाए रखती है। अगला पॉइंट है तापमान नियंत्रण। महासागरों और वायुमंडल के तापीय संतुलन को बनाए रखता है। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ बनने और पिघलने से समुद्री धाराएं तथा वैश्विक ऊष्मा वितरण प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है जल चक्र। हिमनद मीठे जल के विशाल भंडार हैं जो नदियों के प्रवाह और वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है जलवायु प्रतिपुष्टि। बर्फ पिघलने से अल्बेडो घटता है जिससे अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और वैश्विक तापमान तेज होता है। अगला पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट उत्तर को देने का प्रयास कर रहे हैं। हिमांक मंडल वैश्विक जलवायु संतुलन का आधार है। इसके संरक्षण के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। यही सतत एवं जलवायु सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की विविधता के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं। अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए। अब हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भारत विविध भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और जीवन शैलियों वाला देश है। यहाँ प्रशासनिक सीमाएं राज्य समय सीमा पर बदलती रही हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रदेश ऐतिहासिक, भाषाई और सामाजिक आधार पर विकसित हुए हैं। इसलिए अनेक सांस्कृतिक इकाइयां राज्य की सीमाओं से व्यापक होती हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सांस्कृतिक प्रदेश भाषा, लोक कला, भोजन, वेशभूषा और परंपराओं पर आधारित होते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है, पर इसकी संस्कृति समान है। अगला पॉइंट है मिथिला बिहार और नेपाल तक विस्तृत है तथा अपनी विशिष्ट भाषा और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मध्य प्रदेश और कोकण तट भी विशिष्ट सांस्कृतिक प्रदेश हैं। कई राज्यों में अनेक सांस्कृतिक प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। वहीं कुछ सांस्कृतिक प्रदेश कई राज्यों में फैले हैं, जैसे दक्कन और पूर्वोत्तर का जनजाति सांस्कृतिक क्षेत्र। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः भारत की सांस्कृतिक पहचान केवल राज्यों से नहीं बल्कि प्रदेशों, सांस्कृतिक क्षेत्रों से अधिक स्पष्ट होती है। इसलिए प्रशासनिक राज्यों के साथ साथ सांस्कृतिक प्रदेशों की विशिष्टता का संरक्षण और सम्मान भारत की विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करता है। अब हम आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों एसटी के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा का आश्वासन देता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य ने उनके विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने हेतु अनेक कानूनी कदम उठाए हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। दो प्रमुख विधिक पाले हैं। पहला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एसटी समुदाय पर होने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु बनाया गया है। दोषियों के लिए कठोर दंड तथा विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। पीड़ितों को मुआवजा, सुरक्षा और शीघ्र न्याय का प्रावधान है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत हम देखेंगे। पहला पॉइंट है जनजाति समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों को कानूनी मान्यता, वन भूमि पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित करना, आजीविका, संस्कृति तथा वन संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन विधिक पालों ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक समानता तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता और प्रशासनिक
उत्तरदायित्व से ही इनके वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।